भारत की दूध की इंडस्ट्री दुनिया में सबसे बड़ी है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। लेकिन इसका एक पहलू ऐसा है जिस पर कोई भी बात नहीं करना चाहता। डेयरी इंडस्ट्री पृथ्वी के लिए सबसे बुरी इंडस्ट्रीज में से एक है। चाहे हमारा खाना हो, अर्थव्यवस्था हो या संस्कृति हो, डेयरी प्रोडक्ट्स हमेशा से सबका एक हिस्सा रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा दूध भारत में ही प्रोड्यूस किया जाता है, पूरे वर्ल्ड का 25%, और सबसे ज्यादा कंज्यूम भी हम ही लोग करते हैं। अगर आपने डेयरी उद्योग के इस पक्ष पर कभी विचार नहीं किया है तो ये वीडियो आपके होश उड़ा सकता है। स्पेशली जो आखिरी में पॉइंट में बताने वाला हूँ, जिससे आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि ये इंडस्ट्री कितनी ज्यादा बुरी है। तो एक एक करके देखते हैं कि डेयरी उद्योग पर्यावरण को किन किन तरीकों से भारी नुकसान पहुंचा रहा है। ग्रीन हाउस गैसेज जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ये वो गैसेज होती है जो पृथ्वी पर गर्मी को रोक के रखती हैं। इनका एक बैलेंस प्रकृति ने बना के रखा है, लेकिन हमारी हरकतों जैसे फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल, एनिमल एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज के चलते इन गैसेज की मात्रा हमारी पृथ्वी पर लगातार बढ़ती जा रही है, और इस कारण से पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर या औसत तापमान भी बढ़ रहा है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब इस सब में दूध कहाँ से आ गया? गाय और भैंसे रूमिनेंट्स हैं, मतलब डाइजेशन की प्रक्रिया में इनके पेट में मौजूद बैक्टीरिया द्वारा खाने का फर्मेंटेशन होता है। इस पूरी प्रोसेस में गैस बनती है और इसलिए इन जानवरों के शरीर से लगातार कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन गैस निकलती रहती है। अब आप कहोगे भाई ऐसे कितनी ही गैस निकल जाती होगी? तो देखिए, एक गाय या भैंस के शरीर से रोज 250 से 500 लीटर मेथेन निकलती है, और दुनिया भर में इन जानवरों की संख्या 100 करोड़ से भी ज्यादा है। ये समस्या इतनी बड़ी है कि पूरी दुनिया में जितनी भी मेथेन गैस इंसानों के कारण रिलीज होती है, उसमें से 44% मेथेन केवल और केवल उन जानवरों से ही निकलती है जिन्हें हमने मांस या दूध के लिए पाल के रखा है। रिपोर्ट्स की माने तो मेथेन रिलीज करने में पशुपालन का योगदान कोयला, गैस और तेल के कुल योगदान से भी ज्यादा है। यानी दुनिया में जितनी मेथेन ऑयल और कोयले के कारण नहीं निकल रही, उससे ज्यादा मेथेन केवल जानवरों के कारण निकल रही है। FAO की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती है, पशुपालन उसमें से लगभग 15% एमिशंस के लिए जिम्मेदार है, और उस 15% में से भी 61% एमिशंस केवल और केवल गाय भैंसों के कारण हो रहे हैं। इसके अलावा जिस ग्रीन हाउस गैस की हम बात कर रहे हैं वो मेथेन है, और मेथेन गैस कार्बन डाइऑक्साइड से 80 गुना ज्यादा बुरी है 20 साल की अवधि में। कहने का मतलब 20 साल के पीरियड में जितना कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी को गर्म करती है, उससे 80 गुना ज्यादा गर्म मेथेन गैस करती है। अब अगर हम भारत पर आए तो ग्लोबल वार्मिंग में भारत की भी दूध उद्योग का बड़ा योगदान है, क्योंकि भारत में गाय भैंसों की संख्या 30 करोड़ से भी अधिक है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। IIT दिल्ली की स्टडी बताती है कि 2012 में भारतीय पशुपालन उद्योग से निकलने वाली मेथेन गैस के कारण पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही थी, और ये आज से 11 साल पुरानी रिपोर्ट है। तो आप सोच सकते हैं 11 साल में और हालत कितने बिगड़ गए होंगे। दूध पाने के लिए गाय भैंसों को अच्छी खासी मात्रा में खिलाने की जरूरत होती है, और उस खाने को उगाने के लिए हमें हजारों लीटर पानी भी चाहिए होता है। अब इसमें कई लोग सोचते हैं कि भाई जानवरों को तो फसल कटने के बाद में जो फसल बच जाती है वो दी जाती है खाने के लिए, जबकि ऐसा सच नहीं है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अनुसार ज्यादा से ज्यादा दूध पाने के लिए जानवरों को ताजी हरी घास खिलाना बहुत जरूरी है, और इसीलिए NDDB एक दूध के जानवरों को हर रोज 15 से 20 किलो हरा चारा खिलाने की सलाह देता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर रोज करोड़ों पशुओं को खिलाने के लिए कितने सारे चारे की जरूरत पड़ती होगी, और उस सभी चारे को उगाने के लिए हमें कितना सारा पानी चाहिए होगा। और इसीलिए NDDB की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में केवल 1 किलो दूध के लिए 1062 लीटर पानी चाहिए होता है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ 2021-22 में जो 22 करोड़ लीटर दूध पैदा हुआ है, उसके लिए हमें 235 लाख करोड़ लीटर पानी लगा। अब ये सुनो, भारत में जितना भी पानी टोटल उपयोग किया जाता है, उसमें से केवल 6% हम डोमेस्टिक सेक्टर में इस्तेमाल करते हैं, यानी हमारे कपड़े धोने, नहाने, बर्तन धोने, इस सारे काम के लिए। और ये 6% होता है लगभग 67 लाख करोड़ लीटर। यानी हम लोग मिलकर साल भर में जितना भी पानी इस्तेमाल करते हैं घर के कामों के लिए, उससे 4 गुना ज्यादा पानी केवल और केवल दूध पैदा करने के लिए उपयोग में आता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि घर में बाल्टी भर के पानी बचाने के साथ साथ अगर हम डेयरी प्रोडक्ट्स को अपनी थाली से हटा देंगे तो हम कितना ज्यादा पानी बचा सकते हैं। पानी के इस्तेमाल के साथ साथ डेयरी उद्योग पानी को दूषित करने में भी बहुत आगे है। हम जो ज्यादा से ज्यादा दूध के लिए गाय भैंसों को बहुत सारा खाना देते हैं, उसका मतलब है हमें बदले में बहुत सारा गोबर भी मिलने वाला है। अब इसमें से कुछ गोबर का इस्तेमाल खाद, ईंधन, बायोगैस और दूसरे कामों में कर लिया जाता है, लेकिन जो देश के 30 करोड़ जानवरों के शरीर से रोजाना गोबर निकल रहा है, उसमें से केवल एक छोटा सा हिस्सा ही हम दूसरी चीजों के लिए इस्तेमाल कर पाते हैं।
और बाकी का सारा गोबर और जो तबेलों की सफाई में जो गंदगी निकलती है वो सब की सब या तो नालों में जाती है या फिर दूसरे जल स्रोतों में मिल जाती है और फिर वहां से ये सब हमारी नदियों में आ जाता है। इसके अलावा एक स्टडी के अनुसार 1 लीटर दूध को प्रोसेस करके वो पैकेट वाला दूध बनाने के लिए इस पूरी प्रक्रिया में 2.5 लीटर गंदा पानी पैदा होता है। दूध की प्रोसेसिंग के बाद ये जो पानी बचता है जिसको वे बोलते हैं, इसमें कई तरह के ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने जो लिमिट तय की है, जाहिर सी बात है इस पानी में पोल्यूटिंग एलिमेंट्स की मात्रा उस लिमिट से कहीं ज्यादा होती है और इसीलिए ये वेस्ट वाटर हमारे घर से जो सुएज निकलता है उससे भी 60 से 80 गुना ज्यादा गंदा होता है। अब ये गोबर और दूध की प्रोसेसिंग से निकलने वाला गंदा पानी, ये सब जब वाटर सोर्सेज में जाते हैं तो वहाँ के ऑक्सीजन लेवल को कम कर देते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। अब इस प्रोसेस के कारण जाहिर सी बात है उस पानी में रहने वाले जो जानवर है वो बुरे तरीके से प्रभावित होते हैं और वहां पर फिर डेड जोन्स बन जाते हैं। ये डेड जोन्स उन वाटर सोर्सेज के लिए तो बुरे होते ही हैं, लेकिन फिर ऐसी जगहों पर बीमारियां फैलाने वाले मक्खियां और मच्छर भी पनपते हैं, जिससे फिर डेंगू फीवर, मलेरिया, चिकनगुनिया, येलो फीवर जैसी खतरनाक बीमारियां और फैलती हैं। पानी के अलावा डेयरी उद्योग को बहुत सारी जमीन की भी आवश्यकता होती है। इस जमीन की जरूरत पड़ती है जो गाय भैंसों की इतनी बड़ी आबादी है, इसके लिए चारा उगाने के लिए, इन्हें चराने के लिए। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो दूध के जानवरों को खाना खिलाने के लिए लगभग 1 बिलियन हेक्टेयर या 2.5 अरब एकड़ जमीन की जरूरत पड़ती है। पूरी दुनिया में जितनी भी जमीन हमें उपलब्ध है ये उसका 7% है और ये एरिया इतना बड़ा है कि इसमें 3 भारत आ जाएंगे। इतनी जमीन हम केवल और केवल दूध के जानवरों को बैठा करके खिलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें से अधिकतर जमीन ग्रासलैंड होती है जिसकी बात अभी हम करेंगे, लेकिन 150 मिलियन हेक्टेयर फसल उगाने वाली जमीन भी इसीलिए इस्तेमाल की जाती है। इस जमीन पर हम कोई और फसल भी उगा सकते हैं और अगर इस सारी जमीन को हम सीधा इंसानों के लिए फसल उगाने के लिए इस्तेमाल करें तो हम कम से कम 20 करोड़ लोगों को और खिला सकते हैं। दुनिया भर में खेती के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जमीन का 83% हिस्सा केवल और केवल जानवरों को खिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसमें से भी 40% हिस्सा केवल डेयरी के जानवरों को खिलाने में लगता है। भारत में डेयरी उद्योग कितनी जमीन इस्तेमाल करता है इसका एग्जैक्ट आंकड़ा मिल पाना मुश्किल है, लेकिन कुछ फैक्ट्स को समझकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में भी स्थिति लगभग वैसी है जैसी पूरी दुनिया में है। भारत में लाइव स्टॉक या पशुधन की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है। अब इतनी बड़ी पशुओं की आबादी को चराने के लिए या उनका खाना उगाने के लिए जाहिर सी बात है हमें बहुत सारी जमीन चाहिए और ICR की रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो इतनी बड़ी गाय भैंसों की संख्या है उसमें से 50% जानवर केवल चराने पर ही निर्भर हैं, यानी उनके लिए हमें और ज्यादा जमीन चाहिए। इसका मतलब डेयरी उद्योग को बड़ी मात्रा में चारागाह की जरूरत पड़ती है। अब इतनी सारी जमीन हमेशा तो उपलब्ध नहीं हो पाती और इसके कारण भारत में जानवरों के खाने की शॉर्टेज आमतौर पर देखने को मिलती रहती है। इस शॉर्टेज की वजह से पशुओं की निर्भरता ग्रासलैंड पे और बढ़ जाती है और फिर कई बार इन्हें प्रोटेक्टेड जंगलों में भी चरने के लिए छोड़ दिया जाता है और ग्रासलैंड्स में भी गाय भैंसों की ओवर ग्रेजिंग के कारण, यानी उन्हें एक ही जगह पे हद से ज्यादा चराने के कारण भारत के ग्रासलैंड्स लगातार खत्म हो रहे हैं। सन 2005 से 2015 के बीच भारत ने 31% ग्रासलैंड्स खो दिए हैं। ग्रासलैंड्स का इतनी तेजी से खत्म होना दिक्कत की बात है क्योंकि इसके कारण बायोडाइवर्सिटी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा ओवर ग्रेजिंग के कारण लैंड डिग्रेडेशन भी होता है जिसमें सॉइल इरोजन और डेजर्टिफिकेशन के चलते सॉइल अपनी फर्टिलिटी खो देती है, यानी उस जमीन पे धीरे धीरे चीजें उगना ही कम हो जाती हैं। एनिमल एग्रीकल्चर, लैंड यूज और एनवायरनमेंट पर एक पूरा वीडियो मैंने अलग से बना रखा है, आप उसे जरूर देखिए। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में हमें लगता है कि मांस कम खाया जाता है, इसके कारण हमारी एनिमल हस्बेंड्री से पर्यावरण पे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। मांस तो विदेशों में खाया जाता है, बीफ तो ब्राजील और अमेरिका जैसे देश खा रहे हैं, उससे पर्यावरण की बर्बादी हो रही है। जबकि सच यह है कि भारत की डेयरी इंडस्ट्री केवल डेयरी इंडस्ट्री नहीं, वो इनडायरेक्टली बीफ इंडस्ट्री भी है। भारत में बीफ एक संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए बीफ इंडस्ट्री कोई अलग से नहीं चलती। डेयरी इंडस्ट्री के जो जानवर उनके काम के नहीं रह जाते उन्हीं को फिर बीफ के लिए बेच दिया जाता है। इसी कारण से भारत बीफ एक्सपोर्ट करने वाले देशों में टॉप पे आता है। इसका सीधा मतलब यह है कि कई सारे आंकड़े हमारे सामने नहीं आ रहे हैं। जो हम हेडलाइंस पढ़ते हैं कि विदेशों में बीफ के कारण जंगल कट रहे हैं, बीफ के कारण ऐसा हो रहा है, बीफ के कारण पर्यावरण की बर्बादी हो रही है, वो सब भारत में दूध उद्योग के कारण हो रहा है। इस पॉइंट को डिटेल में समझने के लिए आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो डेयरी उद्योग के प्रभावों को देखकर यह बात साफ है कि ये चीज कोई हमारे पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी नहीं है। ये बात ठीक है कि हम हजारों सालों से दूध पीते हैं, लेकिन आज से 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर केवल 17 करोड़ लोग थे और आज 800 करोड़ लोग हैं, जो कि 50 गुना ज्यादा है। हम वैसे नहीं जी सकते जैसे 2000 साल पहले लोग जी रहे थे।
ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। रिसर्च की माने तो अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी रेट से आगे बढ़ती रही तो 2030 तक ही अगले कुछ ही सालों में भारत की कई कोस्टल सिटीज जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इनके कई सारे इलाके पानी के नीचे डूबने वाले हैं। भारत का डेयरी उद्योग न सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रहा है बल्कि बहुत सारा पानी खुद भी इस्तेमाल कर रहा है और शायद उससे और ज्यादा पानी गंदा कर रहा है। इसके अलावा जंगलों के साफ होने, ग्रासलैंड्स के खत्म होने और बायोडाइवर्सिटी के कम होने में भी डेयरी उद्योग का हाथ है। अब यहाँ अच्छी बात यह है कि हमारे पास दूध के विकल्प मौजूद हैं। ये जरूरी बिल्कुल नहीं है कि हम गाय भैंसों का दूध ही इस्तेमाल करें। इसके बजाय हम पौधों से बना दूध, सोयाबीन, मूंगफली, कोकोनट और भी दूसरे तरीके के प्लांट बेस्ड मिल्क्स को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके लिए हमें इंडिविजुअल और सिस्टेमिक दोनों लेवल्स पर एक साथ एक्शन चाहिए। हमें चाहिए कि सरकारें, जो कि हमेशा से जानवरों के दूध को बढ़ावा देती आई है, वो इन्वायरमेंट और ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान में रखते हुए प्लांट बेस्ड मिल्क्स को आगे बढ़ाएं। इस बारे में मैंने एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ में वीडियो बनाया जिसमें हमने डिस्कस किया है कि भारत कैसे एक प्लांट बेस्ड इकोनॉमी पर शिफ्ट हो सकता है। डेयरी उद्योग और अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे को समझने के लिए आपको वो जरूर देखना चाहिए। दूसरी ओर हमें चाहिए कि कंज्यूमर्स, आप और मैं, हम लोग भी अपने जीवन को बदलें ताकि और जागरूकता फैले और एक बड़े स्तर पर बदलाव की शुरुआत हो। जिस पौधों से बने दूध की हमने बात की उसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। रेसिपीज यूट्यूब पर उपलब्ध हैं और फिर इस दूध से घी, दही, पनीर और दूसरे प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं। और अगर आपको ये घर पे नहीं बनाना तो ये सभी प्रोडक्ट्स आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट में भी मिल जाएंगे। अपने लेवल पर हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि इस इंडस्ट्री में और कंट्रीब्यूट करना बंद कर दें। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो की जानकारी काम की लगी होगी। प्लीज इस चैनल के दूसरे वीडियोस को भी देखिए ताकि आप इस पूरे मुद्दे को हर एंगल से समझ पाएं। धन्यवाद।